चलिए बेटा देखिए 5 क्वेश्चंस हम कल कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आप लोग नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। जहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ था उसी के नीचे से ही आप क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर दें। डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट winds and periodic winds। परमानेंट विंड यानी कि जो स्थायी पवने हैं और पीरियोडिक जो किसी एक निश्चित समय में चलती हैं, इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंशिएट करना है। तो हम अलग अलग पैराग्राफ बना देते हैं। पहले हम लिखते हैं परमानेंट विंड के बारे में। एक हेडिंग बना लीजिए, परमानेंट विंड्स। हेडिंग बना लो। ठीक है बच्चों, हेडिंग बना लो। लिखिए winds which blow in a constant direction throughout the year are called permanent winds। Example, the trade winds, polar winds, etc। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए आप पीरियोडिक विंड्स। नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। पीरियोडिक विंड्स, पीरियोडिक विंड्स को हम सीजनल विंड भी कहते हैं। इसका एक नाम और लिख दीजिए ब्रैकेट में आप, सीजनल विंड्स। winds which blow winds which blow during a particular part, winds which blow in a particular direction, in a particular direction, in a particular direction during a particular season, during a particular season are called periodic winds। Example, monsoon winds,
देखिए बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट विंड एंड द पीरियोडिक विंड। परमानेंट और पीरियोडिक विंड में हमने डिफरेंस बताना था। तो बेटा जो आपकी परमानेंट विंड होती है, विंड विच ब्लो इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन, वो पवने जो एक कांस्टेंट एक निश्चित डायरेक्शन में बहती हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरा का पूरा साल, आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स, उन्हें हम स्थायी पवने कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है द ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने, एंड द पोलर विंड्स, जो ध्रुवीय पवने हैं वो। ये ऐसी पवने हैं जो पूरा साल एक निश्चित डायरेक्शन में बहती हैं। और इसको हमें डिफरेंशिएट करना था पीरियोडिक विंड से। पीरियोडिक एंड द सीजनल विंड्स, विंड्स व्हिच ब्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो विंड जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो बहती है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, किसी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर, आर कॉल्ड पीरियोडिक विंड, उन्हें हम पीरियोडिक विंड कहते हैं। जैसे कि मॉनसून विंड, जैसे अभी देखिए अभी जून का मंथ आएगा तो अभी हम लोग मॉनसून का इंतजार करेंगे। गर्मी के सीजन में मॉनसून आता है, रेनी सीजन जब होता है तो ये मॉनसून आता है। तो ये जो है आपकी पीरियोडिक विंड है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। write a short note on write a short note write a short note on local winds। बोलो बोलो बोलो, सागर क्या कह रहे हो? ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोकल विंड्स। लिख लीजिए, आप नीचे का नहीं कर रही रेज अभी। winds which blow winds which blow during a particular part of the day, during a particular part of the day or year, in a local area, for a short duration, are called short duration are called local wind। Local winds, for example, लू। देखिए ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिखा यहाँ पर, अभी तक हमने डिफरेंशिएट किया था ओनली टू टाइप्स ऑफ विंड के बीच में, पीरियोडिक एंड परमानेंट। लेकिन विंड के थ्री टाइप्स होते हैं और थर्ड टाइप है आपका लोकल विंड। तो लोकल विंड से भी आपका डिफरेंशिएट आ सकता है। तो विंड्स व्हिच ब्लो, पवने जो कि बहती हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ डे, दिन के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डे, दिन के किसी एक निश्चित समय में, और ईयर के किसी एक निश्चित टाइम में, इन अ लोकल एरिया, एक स्थानीय एरिया के अंदर, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत थोड़े समय के लिए, आर कॉल्ड लोकल विंड, उन्हें हम लोकल विंड या स्थानीय पवने कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लू, जैसे कि लू। ठीक है, अभी आप देखिए हमारे नॉर्दर्न प्लेन में गर्मी का महीना आएगा तो 1 से 1.5 महीना लू चलती है, दोपहर में लू स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है हमारा लोकल विंड का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8, with the help of a diagram, explain the four layers of the atmosphere. देखिए, ये क्वेश्चन है कि हमें एक डायग्राम की मदद से बताना है कि एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स के बारे में। टोटल 5 लेयर्स हैं, तो बेटा हम इसमें 4 मेन लेयर्स तो हैं, जो हमारी सबसे लास्ट है एक्सोस्फेयर, उसमें बहुत कम गैसेस पाई जाती हैं, तो हम उसको भी इसमें ही एक बार लिख लेंगे। हमें पता होना चाहिए कि एक्सोस्फेयर में भी क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, ये सबका हो गया। नीचे पीरियोडिक विंड रह रहा है किसी का? चलिए, देखिए, कह रहे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की मदद से हमने बताना है। तो बेटा सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाएंगे। क्लास 6 में भी बनाया था ना आप लोगों ने, अब भी बनाएंगे आप डायग्राम। ठीक है, 5 पार्ट्स कर दीजिए इसके, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 पार्ट्स हो गए एटमॉस्फेयर की लेयर के। इनके नाम लिख लेते हैं हम। ट्रोपोस्फेयर, इसको शोभ मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हम समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मेसोस्फेयर, इसको हम मध्य मंडल कहते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर, इसको हम आयन मंडल कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सोस्फेयर, ये आपका बहिर्मंडल है। ये आपकी 5 लेयर्स हो गई। ट्रोपोस्फेयर की हाइट दे रखी है आपकी इस बुक में 18 किलोमीटर। ये अर्थ की सतह से 18 किलोमीटर है। ये आपकी 50 किलोमीटर है। ये आपकी 80 किलोमीटर है। ये 400 किलोमीटर है। ठीक है, और ये लगभग अबाउट 1600 किलोमीटर है। कर लीजिए बेटा इसको। देखिए, डायग्राम की मदद से हमने 4 लेयर्स के बारे में बताना था। फर्स्ट लेयर जो अर्थ की सतह से स्टार्ट हो रही है, अर्थ की सरफेस से स्टार्ट हो रही है, वो है ट्रोपोस्फेयर। तो जब हम वैसे पूछते हैं फर्स्ट लेयर, तो हम ट्रोपोस्फेयर बताते हैं, लेकिन वो हमने सबसे नीचे इसलिए बनाई क्योंकि ट्रोपोस्फेयर जो है अर्थ की सरफेस से स्टार्ट हो रही है। ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड हो गई आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है आपकी मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर से ऊपर आपकी थर्मोस्फेयर और देन एक्सोस्फेयर। ठीक है, हो गया बच्चों? यहां साइड में लिख दूं, साइड में लिख दूं बेटा इसके बारे में? आप
आप लोग इसके नीचे लिखना, ठीक है, आप लोग इसके नीचे लिखना। फर्स्ट लेयर है आपकी ट्रोपोस्फेयर। बोलिए। अबाउट 1600, लगभग 1600। ठीक है, कंप्लीट इसका एक्यूरेट नहीं है। यहां से लाइट गैसेस इसमें आ जाती हैं और ये आगे जो है आपके वायुमंडल, जो वायुमंडल से ऊपर जो स्पेस है उसमें मिक्स हो जाती है। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में लिखिए। हाँ जी बोलो। बहिर्मंडल। ये लिखा बेटा, अबाउट 1600 किलोमीटर। लिखिए ट्रोपोस्फेयर में, इट इज अ लोएस्ट but the most important it is the lowest but most important layer of the atmosphere। क्या है? इट इज द लोएस्ट, ये सबसे नीचे की लेयर है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये फिर भी सबसे महत्वपूर्ण लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। इट एक्सटेंड अप it extend up to 18 किलोमीटर। ये लगभग 18 किलोमीटर की हाइट तक फैली है बेटा। ठीक है, आगे देखिए, ऑल द वेदर फिनोमिना, all the weather phenomenon like rain, fog, etc. occur in this layer। ये हो गई आपकी ट्रोपोस्फेयर। इट इज द लोएस्ट, सबसे नीचे है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लेयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की। इट एक्सटेंड अप टू 18 किलोमीटर, ये लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। देखा ना हमने यहाँ पर, ऑल द वेदर फिनोमिना, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, लाइक रेन, बारिश का होना, फोग होना, हेलस्टोन होना, बादलों का बनना, ये सब जो है अकर इन दिस लेयर, इसी लेयर में होते हैं। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि ऑल वेदर फिनोमिना इसी में ही होते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। लिखिए स्ट्रेटोस्फेयर। The stratosphere lies above the troposphere. The stratosphere the stratosphere lies above the troposphere. It extends up to a height of 'It extends up to a height of 50 kilometer
ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। दिस लेयर इज This layer is free from clouds। ये जो लेयर है बादलों से विहीन है, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग आइडियल कंडीशन for flying of jet planes, for flying of jet planes। This layer is rich in ozone। This layer is rich in ozone। ठीक है, ये जो लेयर है ओजोन से भरपूर है, which protect us which protect us which protects us from harmful ultraviolet ultraviolet rays of the sun। rays of the sun। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर मीन्स समताप मंडल, इसके नाम से पता चल रहा है समताप मीन्स यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो समान है, कम या ज्यादा नहीं है, टेम्परेचर इक्वल है। एंड स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो आपके ट्रोपोस्फेयर से ऊपर है। ये फर्स्ट लाइन लिखिए ना, स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव ट्रोपोस्फेयर ऊपर है। It extend up to a height of 50 किलोमीटर और ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। हमने यहाँ देखिए 50। This layer is free from clouds। ये जो लेयर है बादलों से विहीन है, मतलब समताप है, तापमान यहाँ पर समान रहता है। और free from cloud क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं तो सब ट्रोपोस्फेयर में ही हो गई, तो समताप मंडल में कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होता है। सारी की सारी मौसम संबंधी घटनाएं जो है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में ही हो जाती हैं। एंड प्रोवाइडिंग आइडियल कंडीशन, और हमें एक उच्च स्थिति प्रदान करता है, एक अच्छी कंडीशन हमें प्रदान करता है फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट प्लेन्स, जेट प्लेन्स की उड़ान के लिए। अब देखिए प्लेन उड़ते हैं, जेट प्लेन उड़ते हैं, एरोप्लेन्स हैं आपके, जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं, यदि वो इस लेयर में फ्लाई करेंगे या आपके शहर से फ्लाई करते हुए वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो फिर डायरेक्ट अपनी फ्लाइंग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यदि वो ट्रोपोस्फेयर में फ्लाइंग करेंगे तो उनके रास्ते में कभी बारिश, कभी फोग है, कभी स्टॉर्म तूफान आ सकता है, या फिर बादल बन सकते हैं, जिसके कारण उन प्लेन्स को आगे का रास्ता देखने में काफी कठिनाई होती है। इसीलिए जो प्लेन्स है उनके लिए बेस्ट आइडल जो लेयर है वो यही है, स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर इज रिच इन ओजोन। ये जो लेयर है ये ओजोन से परिपूर्ण है, मतलब ओजोन नामक गैस यहाँ पर पाई जाती है। और ओजोन क्या करती है, विच प्रोटेक्ट अस, जो कि हमारी रक्षा करती है, फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, सूर्य से आने वाली हार्मफुल हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। ये सभी का हो गया। रह रहा है किसी का ट्रोपोस्फियर? सभी का हो गया बेटा? नेक्स्ट है आपका
आप लोग लिखिए बेटा, जरा मैं एक मिनट इंक फिल कर लूं मार्कर में, आप लोग कीजिए, कंटिन्यू कीजिए आप लोग। सुंदर हैंडराइटिंग में करना बच्चों, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। करिए जल्दी। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो हमारी थर्ड लेयर आएगी वो मेसोस्फेयर की आएगी। ठीक है, मेसोस्फेयर है इसके बाद। चलिए मेसोस्फेयर की हेडिंग बनाइए। जिसका ये स्ट्रेटोस्फेयर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट थर्ड हेडिंग बना लीजिए आप, मेसोस्फेयर। चलिए, ये आपकी सेकेंड लेयर थी, थर्ड बना दीजिए आप, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या है? इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, या इट इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लिख लीजिए, इट इज द थर्ड लेयर of the atmosphere. It is the third layer of the atmosphere. It extends from, yeah, which extend from which extends from 50 kilometer to 80 किलोमीटर। ये कहां से थी? 50 से, क्योंकि 50 तक तो आपकी, 50 तक तो स्ट्रेटोस्फेयर थी और 80 तक आपकी मेसोस्फेयर, तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है। मीटियोइड्स, लिखिए मीटियोइड्स, METEORITES, meteoroids. Meteoroids which enter the Earth's atmosphere burn up in this layer. Burn up in this layer. देखिए, मेसोस्फेयर जो है आपकी, इट इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है, पहले थी आपकी ट्रोपोस्फेयर, फिर थी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, देन हो गई मेसोस्फेयर। विच एक्सटेंड फ्रॉम 50 टू 80 किलोमीटर, जो कि 50 से 80 किलोमीटर के बीच में फैली है। मीटियोइड्स विच एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो उल्का पिंड है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, मींस हमारे वायुमंडल में जब वो प्रवेश करते हैं, बर्न अप, जल उठते हैं इन दिस लेयर, इस लेयर में आने पर। मींस वो एक्सोस्फेयर को भी, एक्सोस्फेयर से भी आ जाते हैं और आपकी थर्मोस्फेयर से भी आ जाते हैं, लेकिन जब वो मेसोस्फेयर में आते हैं तो मीटियोइड्स जल उठते हैं। नंबर 4 इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर लिखिए, इट एक्सटेंड फ्रॉम 82, या इट इज द फोर्थ लेयर, it is the fourth layer of the atmosphere. ये एटमॉस्फेयर की फोर्थ लेयर है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, इट एक्सटेंड
फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। ये 80 से 400 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज, लिखिए, द प्रेजेंस ऑफ the presence of electrically charged particles called ions reflect radio waves, reflect radio waves back to the earth and help in radio trans communication। देखिए बेटा, ये फोर्थ लेयर के बारे में, थर्मोस्फेयर, इट इज द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की ये चौथी लेयर है। इट एक्सटेंड फ्रॉम, ये कहां से कहां तक फैली है, 80 टू 400 किलोमीटर, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, इसमें प्रेजेंस क्या प्रेजेंट है, इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जिन्हें हम आयंस बोलते हैं वो यहाँ पर है, जिसके कारण जब पृथ्वी से रेडियो कम्युनिकेशन की जो वेव्स हैं, उन्हें ट्रांसमिशन जो वेव्स हैं उन्हें छोड़ा जाता है, तो इस लेयर में आने में ये जो आयंस है ये वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं